हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं क्या? मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ और आज हम ट्रांसफार्मर के ऊपर बात करेंगे। ये हमारे अल्टरनेटिंग वोल्टेज का एक लास्ट टॉपिक है ट्रांसफार्मर कि ट्रांसफार्मर कौन सी डिवाइस है, कैसे वर्क करती है। तो बेसिकली इसके बारे में काफी सारे लोगों को पता है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज को या तो हम किसी हायर वोल्टेज लेवल पे शिफ्ट कर सकते हैं या फिर लोअर वोल्टेज लेवल पे शिफ्ट कर सकते हैं। भाई ट्रांसफार्मर में आप पावर बढ़ा नहीं सकते। पहली चीज आपको याद रखना है कि ट्रांसफार्मर इज ओनली ट्रांसफॉर्म द पावर फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। ट्रांसफार्मर इज नॉट अ एम्पलीफायर, जस्ट लाइक एम्पलीफायर इज अ डिवाइस व्हिच इंक्रीज द पावर, पर ट्रांसफार्मर पावर को इंक्रीज नहीं करता। ये अल्टरनेटिंग, जहां आपको ज्यादा वोल्टेज चाहिए वहां ज्यादा वोल्टेज अवेलेबल कराएगा। ऑब्वियसली अगर आप वोल्टेज में गेन लेंगे तो करंट को ड्रॉप कर देगा वहां पे, है ना। पावर सेम रहेगी। कहीं पर अगर मुझे वोल्टेज कम चाहिए तो वहां पे पोटेंशियल या वोल्टेज कम मिलेगा तो ये वहां पे करंट को बढ़ा देगा। तो जनरली दो टाइप के हमारे पास रियल लाइफ में ट्रांसफार्मर के एप्लीकेशंस देखने को हमें मिलते हैं। फर्स्ट वन इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, है ना। स्टेप अप ट्रांसफार्मर तो जहाँ लंबी डिस्टेंस पर अगर मुझे करंट को ट्रांसफर करना होता है ना, लॉन्ग डिस्टेंस पर, जहाँ जैसे पावर सेक्शन में जहाँ पे पावर जनरेट हो रही है पावर प्लांट में, तो वेनेवर जब मुझे लॉन्ग डिस्टेंस पर करंट को ट्रांसफर करना है तो मैं हाई करंट नहीं भेज सकता। हाई करंट क्या करेगा कि ज्यादा लॉस क्रिएट करेगा, वायर में ज्यादा हीट पैदा करेगा, जिससे मोस्ट ऑफ द एनर्जी वेस्ट हो जाएगी हीट के फॉर्म में, है ना। तो हम हाई करंट कभी भी ट्रांसमिट नहीं करते फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। हम लो करंट को ही ट्रांसमिट करते हैं, हाई वोल्टेज रखते हैं तो उस वोल्टेज को हाई बनाने के लिए वहां पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया जाएगा जो कि वोल्टेज इंक्रीज करेगा। ऑब्वियसली करंट को कम कर देगा और जब मैं लॉन्ग डिस्टेंस पर करंट को भेजूंगा तो मेरा लॉसेस मिनिमम होगा। तो ट्रांसफार्मर एक बेहतरीन डिवाइस बनाई, पर ये जैसे वोल्टेज को बढ़ाती है वैसे वोल्टेज को कम भी करती है। अब आपने हाई हाई टेंशन लाइन सुना होगा। हाई टेंशन मतलब हाई वोल्टेज लाइन, 1.5 लाख वोल्ट, 3 लाख वोल्ट, 30,000 वोल्ट, 11 kV, 11,000 वोल्ट, ये कहीं पर भी यूज डायरेक्टली नहीं होती। अब यूज तो हम क्या करेंगे, 220 वोल्ट, 230 वोल्ट के आसपास सप्लाई यूज करते हैं। तो फिर हमें यूज करना पड़ेगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो कि इसके वोल्टेज की वैल्यू को डाउन कर सके और करंट को एक सफिशिएंट वैल्यू तक बढ़ा सके। तो आपने जनरली देखा ये ट्रांसफार्मर लोहे के बने होते हैं जो कॉलोनीज के बाहर लगे रहते हैं, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। कॉलोनी के बाहर आपने देखा होंगे ना, इसको डीपी कहते हैं कि डीपी खराब हो गई या ये ब्लास्ट हो गया या कुछ हो गया तो आपके घर की लाइट चली जाती है, तो जनरली वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ऐसे ही बड़े बड़े ट्रांसफार्मर और भी होते हैं जहां पावर हाउसेस में देखेंगे स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो ट्रांसफार्मर के बारे में आज हम स्टडी करते हैं बेटा। बेसिकली ट्रांसफार्मर जो है वो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। तो ट्रांसफार्मर क्या है, एक इस तरीके की कोर बनी होती है बेटा, और इस तरीके की कोर कोर बनी होती है और उसके ऊपर वाइंडिंग्स कर दी जाती है। दो मेजर वाइंडिंग होती है। फर्स्ट इसे हम बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, और ये मेरे पास जो है इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, है ना। प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, इसे जनरली इनपुट सेक्शन भी कहा जाता है और ये मेरा आउटपुट सेक्शन है जहां से हम पावर को देंगे। यहाँ पर जो भी पावर देंगे वो इनपुट पावर होगी और यहाँ से वो पावर मुझे दोनों पॉइंट के बीच में आउटपुट होगी, पावर मिलेगी। इसे अगर मैं कहूँ यहाँ पे करंट क्या है तो ये सब कुछ आपको प्राइमरी है तो यहाँ पे करंट आईपी होगा। यहाँ पर वोल्टेज है तो उसको वीपी भी बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज या इनपुट वोल्टेज बोलते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो एनपी लिए जाएंगे। ऐसे ही सेकेंड जो है यहाँ पर हम लेंगे बेटा वीएस, या जिसे आउटपुट वोल्टेज कहते हैं, आईपी आईएस लेंगे जहां आउटपुट करंट है जिसे हम कहते हैं, और यहाँ पे लेंगे एनएस जो कि नंबर ऑफ टर्न्स है इन अ सेकेंडरी कॉइल। अब आप जरा ध्यान से देखिए, ये कॉइल्स फिजिकली कनेक्ट नहीं है, ये कॉइल फिजिकली कनेक्टेड नहीं है, बट पावर ट्रांसफर हो रही है। यानी कि आइडियली तो इन दो कॉइल के बीच में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, पावर ट्रांसफर हो रही है, पर इन दोनों के बीच में डायरेक्टली कोई भी कनेक्शन नहीं है। किसी भी प्राइमरी कॉइल के वायर को सेकेंडरी कॉइल से कनेक्ट नहीं किया गया है। तो यहाँ पर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है बीच में, फिर ये कॉइल लिंक्ड कैसे है, ये कॉइल पावर को ट्रांसफर कैसे करती है? भाई ये कॉइल्स लिंक्ड है, मैग्नेटिकली लिंक्ड है ना। मैग्नेटिकली लिंक्ड है यानी कि इसमें अगर मैं करंट को चेंज करूं, चूंकि अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास वेरिंग करंट है, अगर मैं इसमें करंट को चेंज करूं तो ऑब्वियसली इसके आसपास फ्लक्स में चेंज होगा, और जब इसके आसपास फ्लक्स में चेंज होगा तो इसके कांटेक्ट में जो दूसरी फाइल कॉइल रखी है इसके नियर बाय उसमें भी फ्लक्स में चेंज होगा,
और फैराडे कहते हैं कि जब किसी कॉइल सिलेंडर फ्लक्स में चेंज होता है तो कॉइल के टर्मिनल पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। हाँ या ना? कॉइल के टर्मिनल पे क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा प्राइमरी कॉइल पर, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा प्राइमरी कॉइल पर वो हमारे पास होगा, जैसे ईपी लिखे या फिर मैं इसे वीपी लिख देता हूँ, ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी माइनस ऑफ एनपी डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ले लेता हूँ। फ्लक्स क्यों चेंज होगा फिर से बता रहे हैं, जैसे जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी वैसे वैसे फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्यों चेंज होगी? क्योंकि करंट लगातार वेरी कर रहा है। और सेकेंडरी कॉइल यानी कि आउटपुट सेक्शन पर अगर मैं लिखूं कि वोल्टेज क्या होगा, तो आउटपुट सेक्शन पर या जिसे ई एस कहें या वी एस कहता हूं मैं उसे, वहां पर क्या होगा? माइनस ऑफ एन एस, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सेकेंडरी कॉइल, डी फाइव बाई डी टी। अगर 100% लिंक्ड हो जाए कॉइल, तो जितना प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स में चेंज आता है सेम उतना ही फ्लक्स में चेंज आएगा सेकेंडरी कॉइल में। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल इफ द कपलिंग इज 100%। इन दोनों का अगर इक्वेशन मान के मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो मेरे पास एक रेशियो निकल कर आता है। ये रेशियो है ई एस अपॉन ईपी अपॉन में ई एस, ईपी अपॉन में ई एस, या इसी को हम लिख सकते हैं वीपी अपॉन में वीएस, या वी इन भी इसी का नाम है ना, वी इन, और इसको वी आउट। ये होगा आपके पास एनपी अपॉन में एनएस। यहां से जरा ध्यान से देखो बेटा, वोल्टेज का रेशियो और करंट का रेशियो सेम है, यानी कि ईएमएफ उतना ज्यादा इंड्यूस होगा जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। अब ट्रांसफॉर्मर जो है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इस प्रिंसिपल को कहते हैं बेटा म्यूचुअल इंडक्शन, है ना? मैंने फिजिकली कनेक्ट नहीं किया, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है बेटा वो वर्किंग प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्टेंस। यानी कि एक कॉइल में कुछ चेंज करो तो दूसरे कॉइल में अपने आप ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, म्यूचुअल इंडक्टेंस के फिनोमेना पे काम करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो आ गया। रही बात इसकी टाइप्स की, तो मेजरली एक बात समझ जाइए, ट्रांसफार्मर पावर को बूस्ट अप और बूस्ट डाउन नहीं करता है, यानी कि इसकी पावर जितनी इनपुट सेक्शन पर है उतनी ही आउटपुट सेक्शन पर होगी। ये बात कब ट्रू है बच्चे? आइडियली, आइडियल केस में ट्रू है यदि ट्रांसफार्मर में लॉस ना हो तो, है ना? पर आपने देखा ट्रांसफार्मर में प्रैक्टिकली बहुत सारे लॉसेस होते हैं उसमें, है ना? वो कभी आवाज करता है तो कभी वो गर्म होता है ना? कभी उसमें हिस्टैरिसीस लॉस होता है, कभी उसमें ईडी करंट लॉस होता है। तो आउटपुट और इनपुट पावर हमेशा इक्वल नहीं होगी भाई। प्रैक्टिकली आउटपुट पावर इज ऑलवेज लेस देन इनपुट पावर, इनपुट से तो कमी होगी क्योंकि कुछ लॉस हो चुका होगा। और हम आइडियल केस लेके चलते हैं कि अगर दो एक बराबर हों तो इनपुट पावर मतलब मैं लिख सकता हूँ या बेटा वीपी इंटू आईपी, पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इंटू करंट, और यहां पर मैं लिख सकता हूँ वी सेकेंडरी इंटू आई सेकेंडरी। यहाँ से अगर मैं फिर से ऊपर का रेशियो निकालना चाहूँ वीपी अपॉन वीएस, तो ये मेरे पास आया आईएस अपॉन में आईपी। जरा इसको देखो बेटा, ये रेशियो जो है ना इनवर्स रेशियो है, इसे ट्रांसफार्मर रेशियो भी कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं देखो एनपी अपॉन में एनएस, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफार्मर रेशियो, जिसे आर से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखो आपको दिखेगा कि प्राइमरी कॉइल कॉइल का वोल्टेज और करंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि व्हेनेवर वी इंक्रीज द वोल्टेज द वैल्यू ऑफ द करंट विल डिक्रीजेस। तो इसमें फायदा क्या हुआ सर? जितनी पावर इनपुट दी थी उतनी पावर आउटपुट हुई। फायदा ये हुआ कि आपने इनपुट पर वोल्टेज और करंट की वैल्यू कुछ और दी होगी, और वो आउटपुट पर वोल्टेज और करंट की वैल्यू कुछ और मिलेगी। तो इस प्रकार ट्रांसफार्मर के टाइप्स डिसाइड करे गए कि हम दो तरीके के ट्रांसफार्मर आएंगे। वोल्टेज बढ़ा सकते हैं तो हमें ऐसे भी चाहिए जो वोल्टेज की वैल्यू को कम कर सके। तो हमने ट्रांसफार्मर डिजाइन करे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, फर्स्ट वन इज स्टेप अप, और दूसरा हमने डिजाइन किया उसको बोलते बेटे स्टेप डाउन। जैसे इनके नाम है वैसे ही आपको याद रखना चाहिए। स्टेप अप यानी कि यदि सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स आप ज्यादा डाल दे प्राइमरी कॉइल से तो वो बनता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सिंबल अगर इसे हम देखें तो इधर 3 है, तो इधर हम स्टेप अप के लिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे बना सकते हैं। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस से चाहो तो आप पूरा भी बना सकते हैं, अदरवाइज दिस इज अ सिंबलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर।
ये वो ट्रांसफार्मर है जिसमें आउटपुट पर वोल्टेज इनपुट पर वोल्टेज से ज्यादा है, यानी कि इसने वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा रखी है, तो करंट की वैल्यू ऑब्वियस से कम कर दी होगी। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जस्ट वॉइस वर्ड्स याद रखिए कि सेकेंडरी कॉइल में यदि नंबर ऑफ टर्न्स कम है प्राइमरी कॉइल से, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल से कम है, तो ये हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनेगा। इनमें जनरली प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। ये हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनेगा। और ये वो ट्रांसफार्मर का रेशियो है जिससे हम ट्रांसफार्मर को डिजाइन करते हैं, ट्रांसफार्मर को बनाते हैं, और हम नंबर ऑफ टर्न्स डिसाइड करते हैं कि कितने प्राइमरी में टर्न्स आना चाहिए, कितने टर्न्स हमारे पास सेकेंडरी कॉइल में आना चाहिए कि हमारा ट्रांसफार्मर प्रॉपर तरीके से बन जाए। और क्या एक चीज इसमें जो डिसाइड करी जाती है वो होती है इफिशिएंसी, है ना। इफिशिएंसी, भाई आपने ट्रांसफार्मर बनाया तो उसकी कितनी इफिशिएंसी, इफिशिएंसी मतलब आप ये सोचिए कि आपने उसे कितना दिया और उसने आपको आउटपुट में कितना दिया, दैट इज कॉल्ड द इफिशिएंसी। तो इफिशिएंसी क्या बोलोगे बच्चों? इफिशिएंसी ये होगी, अगर परसेंटेज में निकाली जाए तो इफिशिएंसी होती है बेटा आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर into 100, that is the efficiency। आउटपुट पावर को लिख सकते हैं Vs Is, इसको लिख सकते हैं Vp Ip into 100। तो जो भी आएगा परसेंटेज इफिशिएंसी आएगी। यदि आउटपुट और इनपुट पावर सेम हो तो दिस इज 1, और 1 है तो उसकी इफिशिएंसी 100%, यानी कि आइडियल ट्रांसफार्मर आपके पास है तो आइडियल ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी होती है 100%। पर हमारे जो पास जो प्रैक्टिकली होते हैं वो 98, 97 या 99% एफिशिएंसी वाले ट्रांसफार्मर है। 1%, 2%, 3% ये जो एनर्जी है ये कुछ तरीके से लॉस हो जाती है। तो इसमें इसको ट्रांसफार्मर के लॉसेस कहते हैं। किस फॉर्म में लॉस हो जाएगी? न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके इससे बनते हैं बेटा, यहाँ पे है ना कि एफिशिएंसी अगर 100% है तो आप ये बताइए कि इनपुट पर इतना दिया तो आउटपुट पर पावर कितनी मिलेगी। पावर इंक्रीज नहीं करता, पावर इंक्रीज नहीं करता। लॉसेस क्या क्या है इसमें देखो, लॉसेस का थोड़ा सा लिस्ट बनाते चलिए कि आप इसमें क्या क्या लॉसेस है भाई। सबसे पहले आपका ट्रांसफार्मर में क्या लॉस होगा भाई? सबसे पहले तो फ्लक्स लीकेज की प्रॉब्लम होती है। फ्लक्स लीकेज यानी कि आप आइडियल मान के चल रहे हैं कि जितना फ्लक्स चेंज प्राइमरी में होता है उतना ही फ्लक्स चेंज सेकेंडरी में होगा। तो ये 100% ट्रू नहीं है। कुछ ऐसा कुछ कुछ फील्ड लाइंस है जो मिस हो जाएगी, जो इससे लिंक्ड है पर इससे लिंक्ड नहीं होगी, इसे फ्लक्स लीकेज की प्रॉब्लम करते हैं कहते हैं। दूसरा क्या होता है इसमें, एक और लॉस होता है ईडी लॉस। ईडी क्या होता है ना बेटा, बार बार जैसे आप यहाँ पे 50 हर्ट्ज का हम ऐसे करंट इसको देंगे जो कि एक हायर फ्रीक्वेंसी है, 1 सेकंड में 50 टाइम्स वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो बार बार ये जो कोर है बेटा, ये कोर बार बार मैग्नेटाइज होगी डीमैग्नेटाइज होगी, मैग्नेटाइज होगी डीमैग्नेटाइज होगी। और मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन अगर फास्ट नहीं हो पाया, अगर वो फास्ट नहीं होया तो कुछ एनर्जी यहाँ पर हीट के फॉर्म में वैसे ही लॉस हो जाती है। दैट्स व्हाई हम कोर को हमेशा सॉफ्ट आयरन बनाते हैं, सॉफ्ट आयरन की कोर ली जाती है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन ऐसा मटेरियल है जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वही मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए जो स्ट्रेसेस कर्व है वो सबसे छोटा एरिया एक्यूपाई करता है। तो सॉफ्ट आयरन यूज किया जाता है, ठीक। दूसरा, इसमें क्या होना है कि जब भी हम किसी कोर किससे बनाई जाएगी? मेटल से, आयरन से बनाएगी कोर। अब आयरन से बनाओगे, आयरन यानी कि आपने मेटल को, आयरन को, लोहे को वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिया। अगर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिया तो उसमें करंट इंड्यूस होगा। उस करंट को हम ईडी करंट कहते हैं, जो लूप्स के फॉर्म में इस तरीके से इंड्यूस होने लग जाए इसके अंदर। तो भाई आपको इसका भी तो ध्यान रखना है। तो ईडी करंट जो है ऐसे लूप्स के फॉर्म में बनता है। ईडी करंट कब प्रोड्यूस होता है? जब किसी कंडक्टर को वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए। मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगातार वेरी कर रही है, तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो बेटा इसमें लूप्स के फॉर्म में करंट इंड्यूस होगा। दैट करंट इज कॉल्ड दी ईडी करंट। इस करंट का नाम क्या रखा गया? ईडी करंट इस करंट को कहा गया। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर हीट इंड्यूस होगी और हीट लॉस होगी। भाई ओमिक लॉस तो होते ही होते हैं, क्योंकि आप ये जो कॉइल्स बनाएंगे ये कॉपर की बनी होगी। कॉपर में जब करंट मान लो हाई करंट आपने दिया तो भी कॉपर का भी तो अपना एक खुद का रेजिस्टेंस है ना, जिसे आप रेजिस्टिविटी कहते हैं। कॉपर इटसेल्फ वो
कॉइल जो है वो भी तो कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, है ना। तो ये हमारे पास ओमिक लॉस होगा, जिसमें कॉइल खुद कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस वहां पर, कुछ ना कुछ लॉसेस वहां पर ऑफर करती है, या जिसे जूल्स लॉस कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ईडी करंट से बचने के लिए कोर को हम स्ट्रिप्स के फॉर्म में बनाएंगे। हम चाहेंगे कि कोर एकदम मोटी ना बनाए, चिप्स के फॉर्म में बनाया जाए, स्ट्रिप्स के फॉर्म में बनाया जाए। साथ में कोर को लेमिनेट कर दिया जाए ताकि ईडी बड़ा ना हो, बड़ा होगा तो जूल इफेक्ट कम होगा, गर्म कम होगा, आई स्क्वायर आर टी के हिसाब से यहाँ पे हीट कम प्रोड्यूस होगी। दूसरा, हमें क्या करना चाहिए, सॉफ्ट आयरन यूज करना चाहिए, जिससे उसका जो जिसकी जो रिटेंटिविटी है वो लो होगी और लो कोर्सिविटी होगी, जिससे उसका हिस्टैरिसीस कर्व छोटा बनेगा। छोटा बनेगा तो जल्दी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। एक और इसमें लॉस होता है जिसको हमिंग नॉइस कहते हैं। आप कभी ट्रांसफार्मर के पास में से गुजरे हो तो आपने देखा होगा वो ऐसे आवाज करता रहता है, तो इसको हम हमिंग नॉइस कहते हैं भाई। ये कॉइल्स जो है बहुत ही टाइटली बाइंड करी जाती है ना, और ये कॉइल्स पे फोर्स लगेगा तो ये वाइब्रेट होती रहती है, इसको हम बोलते हैं हमिंग नॉइस। क्या नाम है इसका बेटा, हमिंग नॉइस। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर था। आओ इसके कुछ हम सवालों के ऊपर चर्चा करते हैं। ओके, तो लेट्स चेक कि हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनाएं इसके। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ चार न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर लिए हैं। देखो बेटा, यहाँ पर 220 वोल्ट का एक इनपुट है और इसे 2200 वोल्ट तक उन्होंने बूस्ट अप किया है ना। 220 वोल्ट है और इसे कितने वोल्ट तक ले गए, 2200 वोल्ट तक बूस्ट अप किया है। और इन्होंने कहा कि सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स 2000 है, तो प्राइमरी में कितना होगा। पहले आप मुझे लोग थोड़ा सा वेट करके ये बताओ कि बेटा ये कौन सा ट्रांसफार्मर है। क्या ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, चेक करके बताओ। स्टेप अप है, स्टेप डाउन है, क्या चेक करेंगे बेटा। इसने कहा कि ये 220 से 2200 वोल्ट तक जा रहा है, यानी कि वोल्टेज बढ़ा रहा है, तो ऑब्वियस है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। कौन सा ट्रांसफार्मर बेटा, स्टेप अप, यानी कि सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स वैसे भी ज्यादा आएंगे। मेरा आंसर जो भी होगा वो 2000 से तो कम होगा। पर कितना आंसर आएगा, तो बस ट्रांसफार्मर रेशियो यूज करिए। ट्रांसफार्मर रेशियो यानी कि वी एस अपॉन में वीपी इज इक्वल टू एन एस अपॉन में एनपी यूज करिए। और जहां पूछा है उसने एनपी पूछा है तो एनपी को इधर लिख। एनपी इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं एन एस अपॉन में वी एस इंटू वीपी। बस इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए। एन एस की वैल्यू कितनी है 2000, वी एस की वैल्यू कितनी है 220, वीपी की वैल्यू कितनी है, सॉरी वीएस की वैल्यू कितनी है आपके पास 2200, और इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 2200, जीरो से जीरो, इसको एक जीरो इधर, यहाँ पे ये वन टाइम, दैट विल बी 200। आंसर कितना है बेटा, 200 टर्न्स होंगे आपकी प्राइमरी कॉइल में। देखो, इसका अगर तुम रेशियो भी देखोगे ना, यहाँ पे आंसर 200 आएगा। रेशियो भी देखोगे ना, ट्रांसफार्मर रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, ट्रांसफार्मर रेशियो निकाल सकते हैं वीएस अपॉन वीपी। अगर तुम वीएस अपॉन वीपी करोगे यानी कि 2200 डिवाइडेड बाय 220, तो दैट विल बी 10। तो वे 10 टाइम्स, कितने टाइम, 10 टाइम्स कम होंगे। तो प्राइमरी में यहाँ पे 2000 है, तो उसे 10 टाइम कम कर दो तो 200 हमारे पास आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 200। सेकेंड क्वेश्चन जो मेरे पास है, उस क्वेश्चन में फिर से उसी तरीके का है। बताओ कौन सा ट्रांसफार्मर है। 2300 वोल्ट पर कोई पावर या वोल्टेज है, उसे आपको 230 वोल्ट पे पहुंचाना है, तो आप ऑब्वियस है कि ये वोल्टेज डाउन कर रहे हैं, दैट विल बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कौन सा होगा बेटा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। इसका रेशियो निकाले, तो इसका रेशियो कैसे निकालेंगे, इसका रेशियो निकालो भाई। पहले इसका ट्रांस वीएस अपॉन में वीपी निकाल के देखो। वीएस की वैल्यू कितनी है 230, वीपी की वैल्यू कितनी दी हुई है 2300, जीरो से जीरो गया, ये आ गया 1:10। एनएस अपॉन एनपी कितना, वीएस अपॉन में वीपी कितना है 10। और जो वीएस अपॉन वीपी है वही हमारा एनएस अपॉन में एनपी होता है, तो मैं एनएस अपॉन में एनपी लिख सकता हूँ कितना बेटा, वीएस अपॉन में वीपी यानी कि 1/10। नाउ पुट द वैल्यू, तो एनएस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से मैं एनएस इज इक्वल टू एनपी
4000 अपॉन में 10, तो दैट इज 400। यहाँ पर कितना आया 400। देखो भाई नंबर जो है यहाँ पर 4000 था, यहाँ पे 400 आएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कम होंगे, तो यहाँ पे 400 टर्न्स होंगे। तो इसका यहाँ पर आंसर क्या आएगा बच्चे, इसका आंसर आएगा 400 टर्न्स। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखो फिर से, कौन सा ट्रांसफार्मर है, 220 वोल्ट लाइन इन है और जो आउटपुट है उसमें 24 वोल्ट दिया, यानी कि फिर से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है बेटा मेरे पास, एस डी टी लिख देते हैं इसको, स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हाँ, 240 वोल्ट को 24 वोल्ट पे आपको ले जाना है, तो बताओ प्राइमरी में करंट कितना होगा। इन्होंने यहाँ पर बेटा आउटपुट पर एक बल्ब कनेक्ट करके रखा है, वो बल्ब कितना है, उसकी पावर रेटिंग है 24 वॉट, यानी कि आउटपुट पर पावर कितनी है 24 वॉट, वहां पर आउटपुट पर पावर है। यस, तो यहाँ पर एक बल्ब कनेक्ट है, कैसे बनाएंगे इसको, देखो भाई यहाँ पर स्टेप अप है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, पहले ट्रांसफार्मर रेशियो निकाल लीजिए, 24 अपॉन में 240 दैट विल बी 1:10, ये हमारा ट्रांसफार्मर रेशियो आया है। अब हमारे पास ये कौन है बेटा, आउटपुट देखो, आउटपुट पर हमारे पास 24 वॉट की पावर है, ठीक है ना, आउटपुट पर कितनी है 24 वॉट की पावर है। हम जानते हैं जितनी पावर इनपुट पर होगी उतनी पावर कहाँ होगी, आउटपुट पर होगी। तो इनपुट पर पावर लिखना है तो पावर इनपुट लिख दो, यहाँ पर पावर आउटपुट लिख दो। पावर इनपुट यानी कि भाई यहाँ पर वी इनपुट डाल दो डायरेक्ट, यहाँ पे 240 लिखिए और करंट लिखिए आईपी, और आउटपुट पर पावर कितनी चाहिए 24 वोल्ट चाहिए, वहां तो सीधा तुम 24 वोल्ट लिख सकते हो, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ने वाली हो। तो ये मेरे पास कितना आ गया बेटा, ये मेरे पास IP इज इक्वल टू आ गया बेटा 24 से ये गया 10, 10 उधर जाएगा तो 1/10, यानी कि ये आएगा 0.1 एम्पियर। 0.1 एम्पियर इसका आंसर आएगा इनपुट पर करंट। अब देखो करंट बढ़ा कि कम हुआ, ये कौन सा ट्रांसफार्मर था, ये स्टेप डाउन था, तो अब इससे करंट की वैल्यू बढ़ गई होगी। अगर इनपुट पर करंट इतना है, क्या तुम बता सकते हैं आउटपुट पर करंट कितना होगा। आउटपुट पर देखो, आउटपुट की पावर लिख लो, आउटपुट की पावर होती है ये रही 24 वोल्ट जो है वो वोल्टेज 24, और आउटपुट पर करंट जो है वो मुझे पता करना है कि आउटपुट पर करंट कितना होगा। पावर की भी वैल्यू डाल दो 24, इससे ये मर जाएगा, आउटपुट पावर आ जाएगी 1 एम्पियर। देख दिखाई देगा करंट इंक्रीज हो, करंट क्या हो गया है हमारे पास, इंक्रीज हो गया है। करंट इनपुट पर था 0.1, आउटपुट पर हो गया 1 एम्पियर, बढ़ गया है 10 गुना। करंट बढ़ गया परंतु वोल्टेज डाउन हो गया। पावर हमेशा बैलेंस रहेगी, पावर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो जरा लास्ट क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, बस ये लास्ट क्वेश्चन ट्राई करिए कैसे बनाए, वीडियो को पॉज करें ट्राई करें। थोड़ा सा अलग इसमें आपको सोचना है, थोड़ा सा अलग, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने प्राइमरी से लिंक्ड फ्लक्स दे दिया है। आ गया क्या, सेकेंडरी पे वोल्टेज पूछा है, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी। सेकेंडरी पर वोल्टेज, पहले देखो प्राइमरी पर कितना वोल्टेज है, तो प्राइमरी पे वोल्टेज कितना होगा बेटा, प्राइमरी पर वोल्टेज अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ये देखें कि ये निकलता कैसे, भाई प्राइमरी पर वोल्टेज कैसे निकलेगा, इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसे डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, डी फाई पी अपॉन में डी टी, तो दैट विल बी इक्वल टू 0 + 4। तो ये ई जो है प्राइमरी पर ये कितना आ जाएगा मेरे पास 4 वोल्ट, प्राइमरी पर कितना आ गया मेरे पास बेटा 4 वोल्ट। बस अब तो आसान है, अगर प्राइमरी पे आ गया तो इसको यही वी पी भी लिख सकते हैं। यूज करें ट्रांसफार्मर रेशियो, वी एस अपॉन में वी पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन में एन पी। वी एस की वैल्यू पता करना है, वीपी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं चूंकि 4 वोल्ट है, एन एस की वैल्यू डाल दो, सॉरी इक्वल टू का साइन, एन एस की वैल्यू है 1500 एंड एन पी की वैल्यू है 50। सॉल्व करिए, इससे ये गया 30 टाइम्स 430, वी एस इज इक्वल टू आ जाएगा 120 वोल्ट, है ना, 4 3 जा 20, 120 वोल्ट इज द आउटपुट वोल्टेज।
कौन सा ट्रांसफार्मर है वो भी आप बता सकते हैं। भाई ये इनपुट पर 4 था, आउटपुट पर 120। स्टेप अप आपके पास ट्रांसफार्मर है, तो इस तरीके से आप ट्रांसफार्मर के सवालों के साथ डील कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मोस्टली जो देखा है वो 100% इफिशिएंसी वाले ट्रांसफार्मर को देखा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो तब तक के लिए थैंक यू।